नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो हमारा चैनल है वो काफ़ी इश्यूज़ में चल रहा है, जिसके चलते जो है चैनल की रीच एकदम गिर गई थी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज़ चैनल को रीसेट मोड में डालने के लिए एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑन करके ऑल पे टैप कर दीजिएगा। आई होप इससे कुछ बात बन जाए और हमारा चैनल अगेन रिवाइव हो सके। तो अब पहली खबर की बात करें तो इसरो का गगनयान मिशन धीरे धीरे अपने फाइनल फेज़ की तरफ बढ़ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आई है कि इसरो ने एक साथ गगनयान क्रू मॉड्यूल के 3 इम्पॉर्टेंट सेफ्टी सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। और ये वो सिस्टम्स हैं जो एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को मिशन ख़त्म होने के बाद अर्थ पर सेफली वापस लाने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट था क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जब गगनयान मिशन कंप्लीट होगा तब क्रू मॉड्यूल सी में लैंडिंग करेगा, लेकिन लैंडिंग के बाद अगर कैप्सूल उल्टा या किसी गलत पोजीशन में गिर गया तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए बाहर निकलना और रेस्क्यू ऑपरेशन करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसरो ने एक स्पेशल कोल्ड गैस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है। यानी अगर कैप्सूल गलत पोजीशन में लैंड कर गया तो इस सिस्टम के इनफ्लेटेबल फ्लोटेशन बैग्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे और क्रू मॉड्यूल को सीधा खड़ा कर देंगे। और लेटेस्ट टेस्ट में ये सिस्टम एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक काम करता हुआ नजर आया, जो एस्ट्रोनॉट सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके बाद इसरो ने दूसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट किया CSU-2 यानी क्रू सर्विस अम्बिलिकल 2 सेपरेशन मैकेनिज़्म का। यानी लॉन्च के बाद क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। सर्विस मॉड्यूल ही मिशन के दौरान पावर, प्रपल्जन और कई सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, लेकिन अर्थ पर वापस आने से पहले दोनों मॉड्यूल को बिल्कुल सही टाइम पर अलग करना पड़ता है। अगर सेपरेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई तो पूरा री एंट्री सीक्वेंस अफेक्ट हो सकता है। इसी वजह से इसरो ने इसका सेपरेशन टेस्ट कंडक्ट किया और कंफर्म किया कि मैकेनिज़्म परफेक्टली काम कर रहा है और सेपरेशन के बाद क्रू मॉड्यूल की स्टेबिलिटी भी मेंटेन रही। और अब तीसरा टेस्ट था एपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम का। ये एपेक्स कवर असल में पैराशूट को प्रोटेक्ट करता है और री एंट्री के बाद जब कैप्सूल की स्पीड कम करनी होती है तो सबसे पहले ये कवर अलग होता है और उसके बाद पैराशूट डिप्लॉय हो जाते हैं। तो अगर एपेक्स कवर सही टाइम पर सेपरेट ना हो तो पैराशूट ही ओपन नहीं होंगे और क्रू मॉड्यूल की सेफ लैंडिंग इम्पॉसिबल सी हो सकती है। तो इसरो ने यही 3 इम्पॉर्टेंट टेस्ट कंप्लीट किए हैं। तो आप इस बारे में क्या बोलोगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने पहले रसिया के लेटेस्ट S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन रसिया ने इसे एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। और इसके बाद रसिया ने इंडिया के सामने एक नया प्रपोजल अब रख दिया है, जो शायद डायरेक्ट परचेज से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो दरअसल रसिया ने इंडिया को S-500 बेचने के बजाय ऑफर दिया है कि दोनों देश मिलकर S-500 की टेक्नोलॉजीज़ पर बेस्ड एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करें। और ये कोलैबोरेशन इंडिया के प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र का एक पार्ट हो सकता है। तो इसी प्रोजेक्ट के लिए रसिया अब S-500 के कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात कर रहा है। और अगर ये प्रपोजल आगे बढ़ गया तो इंडिया को स्टील्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट अपनी कैपेबिलिटी और ज़्यादा इम्प्रूव करने का मौका मिल सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रसिया ने S-500 एक्सपोर्ट करने से इसलिए मना किया था क्योंकि फ़िलहाल उसकी प्रोडक्शन लिमिटेड है और रसिया पहले अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ही ये सिस्टम दे रहा है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का ऑप्शन देना ये दिखाता है कि रसिया इंडिया के साथ एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन बनाना चाहता है। और वैसे भी इंडिया का फोकस पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट इंपोर्ट से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंडिजिनस डेवलपमेंट पर रहा है। इसी वजह से DRDO ऑलरेडी प्रोजेक्ट कुसा डेवलप कर रहा है, जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसके अलावा इंडिया BMD फेज़ 2 और 3 पर भी काम कर रहा है, जिनका ऑब्जेक्टिव बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट को और इफेक्टिवली इंटरसेप्ट करना है। तो अगर रसिया की S-500 एक्सपर्टीज़ और इंडिया के इंडिजिनस प्रोजेक्ट एक साथ इंटीग्रेट हो गए तो फ्यूचर में एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड तैयार हो सकती है। इसमें S-400 के साथ साथ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ भी होंगी। उसके बाद प्रोजेक्ट कुसा, फिर BMD सिस्टम्स और फाइनली शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस एसेट मिलकर एक कंप्लीट डिफेंसिव सीट क्रिएट कर जाएंगे। तो अब चलते हैं अगली खबर पे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया ने फ्रांस से 26 राफेल M फाइटर जेट का ऑर्डर दिया हुआ है, जिनकी डिलीवरीज
2028 से शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले ही इंडियन नेवी ने बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ में एंटर करने वाली है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के एंड तक पहली बार फ्रेंच नेवी का एक राफेल एम फाइटर INS विक्रांत पर लैंडिंग करेगा, क्योंकि ये फ्रेंच नेवी का ही राफेल एम होगा और इसे फ्रेंच पायलट ही फ्लाई करेगा। और इस ट्रायल का पर्पस एयरक्राफ्ट डिलीवर करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि राफेल एम INS विक्रांत के साथ प्रैक्टिकली कितना कंपैटिबल है। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब राफेल एम को पहले ही सिलेक्ट कर लिया गया है तो फिर ये टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो बात यह है कि हर एयरक्राफ्ट कैरियर का डेक लेआउट, स्काई जंप एंगल, अरेस्टिंग गियर और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए एयरक्राफ्ट को रियल सी कंडीशन में टेस्ट करना पड़ता है ताकि फ्यूचर में कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम ना हो। इसी प्रोसेस को फर्स्ट फ्लाइट कैंपेन कहा जा रहा है और इस ट्रायल के दौरान देखा जाएगा कि राफेल एम INS विक्रांत के डेक पर सेफली अप्रोच करता है या नहीं, अरेस्टिंग वायर उसे प्रॉपरली स्टॉप कर पाते हैं या नहीं, और एयरक्राफ्ट कैरियर के स्काई जंप से उसके ऑपरेशंस एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्म हो पाएंगे या नहीं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद अगले साल सेकंड फ्लाइट कैंपेन भी कंडक्ट की जाएगी और दोनों ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद ही इंडियन नेवी अपने पायलट और इंजीनियर्स को राफेल एम ऑपरेशंस के लिए फुली प्रिपेयर करेगी। और इसी के साथ INS विक्रांत पर भी कुछ इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं और यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक मार्किंग्स, मेंटेनेंस इक्विपमेंट, सपोर्ट सिस्टम और कुछ ऑपरेशन अरेंजमेंट को भी राफेल एम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट किया जा रहा है, यानी कैरियर को भी नए फाइटर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन स्टार्टअप वेदा एरोनॉटिक्स ने अपना नया जेट पावर लोइटरिंग म्यूनिशन सूर्यास्त्र MK1 आर्मी के अपकमिंग प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के लिए ऑफर किया है। तो अब तक हमने जितने भी लोइटरिंग म्यूनिशन देखे हैं उनमें से ज़्यादातर प्रोपेलर ड्रिवन होते हैं, उनका फोकस ज़्यादा देर तक हवा में रहने पर होता है, लेकिन सूर्यास्त्र MK1 का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें जेट इंजन यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये कन्वेंशनल कामिकाजी ड्रोन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्पीड से टारगेट तक पहुंच पाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूर्यास्त्र MK1 को रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ड्रोन को कैटापल्ट लॉन्चर से लॉन्च किया जाएगा, मतलब आर्मी इसे किसी भी फॉरवर्ड पोस्ट, माउंटेन एरिया या डेजर्ट लोकेशन से कुछ ही मिनट में डिप्लॉय कर सकती है। बैटलफील्ड में ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी भी अब इस तरह के हाई स्पीड लोइटरिंग म्यूनिशन में इंटरेस्ट दिखा रही है। पिछले कुछ सालों में ड्रोन वॉरफेयर का नेचर काफ़ी बदल चुका है और अब सिर्फ इंडोरेंस ही नहीं बल्कि रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गई है। इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर जेट पावर ड्रोन्स को फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए काफ़ी यूजफुल माना जा रहा है। पर जेट इंजन का एक ड्रॉबैक भी है, ऐसे ड्रोन्स जनरली प्रोपेलर बेस्ड सिस्टम जितनी देर तक हवा में नहीं रह पाते, लेकिन जो इंडोरेंस का कंप्रोमाइज़ होता है उसकी भरपाई ये स्पीड और सर्वाइवबिलिटी कर देते हैं, यानी मिशन जल्दी कंप्लीट करना इनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अब देखना ये होगा कि इंडियन आर्मी के ट्रायल्स में सूर्यास्त्र MK1 कैसा परफॉर्म करता है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।